जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों जो हमारा यूनिट चल रहा था टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी की और 1940 से 1946, उसी को बच्चों हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये जो है हमारे जो है इस पूरे यूनिट का लास्ट पार्ट रहने वाला है बच्चों। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पर हमने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा था, है ना। क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो है कितनी अहम भूमिका निभाई थी। वैसे बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। राइट, कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में, क्या क्या इसके प्रपोजल्स थे, कौन कौन इसके मेंबर्स थे, उसके बाद कैसे भारत के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी, अंतरिम सरकार बनी, और कैसे जो है संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया, उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन को चुना गया। इन सब को हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैबिनेट मिशन, उसे हम शुरू करते हैं। तो देखिए कैबिनेट मिशन कब आया था भारत के अंदर? तो 1946 में आया था। राइट, अब हुआ क्या था बच्चों, पहले क्या था, पहले इटली की सरकार थी। ठीक, इटली की सरकार थी। और देखिए सिंपल सी बात यहां पर आपको यह जाननी है कि पहले चर्चिल की सरकार थी, अब इटली की सरकार आ चुकी थी ब्रिटेन के अंदर। ठीक, चर्चिल की सरकार जो है वो कौन सी पार्टी से थी? कंजर्वेटिव पार्टी से थी। ठीक है, वहीं दूसरी ओर इटली की जो पार्टी थी वो कौन सी थी? लेबर पार्टी। तो इटली ने क्या किया? इटली ने चर्चिल को हरा दिया, इटली ने विंस्टन चर्चिल को हरा दिया, यानी कि लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को हरा दिया। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, तो लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ, जो इटली थे, क्लाइमेट इटली या फिर मैं बोलूं लेबर पार्टी, ये मतलब जो भारत के जो राष्ट्रवादी थे ना, उनकी डिमांडों को मानते थे कि नहीं भाई इनकी डिमांड ठीक है। पहले कौन था? पहले था चर्चिल। कौन सी पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से। तो वो सब इतना ध्यान नहीं रखते थे, पर नहीं भाई तुम हमारे गुलाम हो, तुम हमारी कॉलोनी हो, तुम ऐसे ही रहोगे। लेकिन जब क्लाइमेट इटली आया लेबर पार्टी से, उसने कहा नहीं भाई इनके जो डिमांड्स है वो बिल्कुल सही हैं। राइट, उसके बाद हुआ क्या? इटली अनाउंस दैट ब्रिटिश वुड लीव इंडिया बाय जून 1948। इटली ने अनाउंस कर दिया कि भाई जून 1948 आते आते हम जो ब्रिटिशर जो है वो भारत को छोड़ देंगे। और इसी के लिए जो प्रधानमंत्री इटली था उसने क्या किया? कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा। और कब भेजा? 15 मार्च 1946 को भेजा था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कैबिनेट मिशन को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भेजा था? तो जवाब क्या हो जाएगा? क्लाइमेट इटली। ठीक, तो बेसिकली जब ये कैबिनेट मिशन भारत में आया, इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद ये था कि भैया जो देखो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया से जाएंगे तो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, है ना। पावर का ट्रांसफर होगा यहां पे। तो पावर ऑफ ट्रांसफर कहां से होगा? ब्रिटेन टू इंडिया, यानी कि ब्रिटेन के पास पूरी जो पावर थी वो किसके पास आने वाली है? इंडिया के पास आने वाली है। ठीक है, दूसरा, और कोई भी अगर डिस्प्यूट चल रहा है ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, उसको सॉल्व किया जाए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था उसके दो मेन लक्ष्य थे। पहला कि भाई जो पावर ट्रांसफर होगी वो कैसे कैसे करनी है, और दूसरा अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है ब्रिटेन और इंडिया के बीच में तो उनको सॉर्ट आउट करवा दो। राइट, द मिशन वाज एम्ड एट मेकिंग रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स इन इंडिया। राइट, इनका मेन मकसद एक और क्या था कि हमें भारत के अंदर क्या करना है? हमें भारत के अंदर संवैधानिक सुधार भी लेकर आने हैं। राइट, तो ये था कैबिनेट मिशन के बारे में। अब इनका मेन प्रपोजल क्या था? द कैबिनेट मिशन प्रपोजल फॉर एन इंडियन फेडरेशन विद 3 सेक्शन। जो कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था, इनका मेन मकसद यह था कि हम इंडिया को 3 हिस्सों में जो है बांटने वाले हैं। ठीक है, मतलब बंटवारा नहीं कर रहे हैं, 3 सेक्शन बनाएंगे इंडिया के। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। राइट, सेक्शन ए यानी कि ये वाला एरिया हो गया, सेक्शन बी ये वाला एरिया हो गया, सेक्शन सी ये वाला एरिया हो गया। राइट, अगर आप देखेंगे जहां पर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ये वाला ग्रीन कलर, तो यहां पे कौन है? मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं। 1941 के बाद आंकड़ों के बेस पे देखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जहां पर आप रेड कलर देखेंगे वो कौन से? हिंदू मेजोरिटी एरियाज हैं, ये वाले सारे। राइट, उसके बाद जहां पर ये स्काई ब्लू कलर देखेंगे, ठीक है, ये वाला स्काई ब्लू कलर यहां पे, तो ये कौन से? प्रिंसली स्टेट्स, नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन प्रपोजल। ठीक है, ये सारे क्या है? ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। बस आपको एक एरिया पता होना चाहिए कि किस किस एरिया में मुस्लिम ज्यादा है, किन किन एरिया में हिंदू ज्यादा है, और किन किन एरिया में जो है प्रिंसली स्टेट्स है, राजा रजवाड़ों का राज है। ठीक है, तो जहां पे ग्रीन है आप देख सकते हैं ये मुसलमानों का एरिया, यहां पर भी और यहां पर भी। जो रेड है वो है हिंदुओं का एरिया, और जो ब्लू है वो है राजा रजवाड़ों का एरिया। राइट बच्चों, तो वह क्या था? इस मिशन के अंदर बेसिकली 3 मेंबर्स थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस जो कि इसके चेयरमैन थे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, दूसरा स्टैफर्ड क्रिप्स, तीसरा एवी अलेक्जेंडर। कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर।
राइट। अब यहां पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जो लॉर्ड वेवल था ना, लॉर्ड वेवल उस टाइम पे भारत का वॉइसरॉय था, ठीक है। उस टाइम पे जितनी भी मीटिंग चल रही थी ना कैबिनेट मिशन की, तो लॉर्ड वेवल वहां पे होता तो था लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता था। अब सोचने वाली बात यहां पर यह है कि देश का वॉइसरॉय, भारत देश का वॉइसरॉय मीटिंगों में है तो सही, लेकिन होकर भी ना है वो, है ना, है तो सही लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था लॉर्ड वेवल, राइट। उसके बाद द अबव मिनिस्टर मेट विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज ऑफ इंडिया केम अप विद द फॉलोइंग प्रपोजल्स। क्या कहते हैं, ये जो तीन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिले, उनके जो प्रतिनिधि थे उनसे मिले, और ये उसके बाद कुछ एक प्रपोजल्स लेकर आए, कुछ एक प्रावधान लेकर आए, कुछ एक चीजें लेकर आए। उनमें सबसे पहले तो ये था कि भाई एक तो संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जिसके अंदर 389 मेंबर्स होंगे, 389 सदस्य होंगे, ताकि वो संविधान लिख सके। सबसे पहली बात क्या कही गई, सबसे पहला प्रपोजल तो ये लाया गया कि भैया संविधान सभा होनी चाहिए, और संविधान सभा के अंदर क्या होगा, संविधान सभा के अंदर बेसिकली जो है 389 मेंबर होंगे और जो क्या करेंगे, संविधान लिखेंगे। एक तो ये बात इन्होंने कही। दूसरी क्या कही, इन्होंने कहा कि भाई आपके यहां पर इंडिया के अंदर सेंटर लेवल पे, पूरे इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे एक इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक अंतरिम सरकार होनी चाहिए, ठीक है, ताकि भारत का भाई जब तक संविधान कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो सही ढंग से चलता रहे। बोले पहले तो हम लोग सब संभाल रहे थे, पर अब हम जब चले जाएंगे तो आप कैसे संभालोगे। तो बोले एक इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक इंटरिम सरकार होनी चाहिए नेशनल लेवल पे, जो क्या कर सके, जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके, राइट। द प्लान ऑल्सो प्रपोज ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स, ओनली डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर टू बी केप्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कहता है, इन्होंने यह भी कहा कि भैया जो डिफेंस यानी कि जो देश की रक्षा है, और जो फॉरेन अफेयर्स हैं, जो विदेशी मामले हैं, वो तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रांतों के अंदर जो राजा रजवाड़े उनको थोड़ी बहुत आजादी दी गई कि आप, ठीक है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ना चलें, आप अपने एरिया में अपने हिसाब से चल सकते हैं, क्योंकि आफ्टरऑल आप एक राजा हैं, आप एक राजा रजवाड़े हैं, तो आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिफेंस और जो विदेश मंत्रालयों के, जो विदेशी देशों के साथ जो भी उनके मुद्दे रहने वाले हैं, वो सिर्फ कौन देखेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, राइट। उसके बाद द प्रोविंसेस वर ग्रांटेड द राइट टू फॉर्म ए यूनियन अमंग देमसेल्व्स। जो प्रांत थे, अलग अलग जो प्रांत थे, जो राजा रजवाड़े थे, उनको ये आज़ादी दी गई कि आप एक यूनियन बना सकते हैं, ठीक है, आप आपस में जितने भी राजा रजवाड़े हैं, आप सब लोग मिलकर आपस में क्या बना सकते हैं, आप अपनी आपस में यूनियन बना सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको याद है मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी पाकिस्तान की कि भैया हमारा तो पाकिस्तान बनाओ अलग से देश, तो कैबिनेट मिशन ने उस मांग को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। बोले नहीं भाई, मुस्लिम लीग की जो डिमांड है ना पाकिस्तान को बनाने की, इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, ये बेतुकी बात है। बोले नहीं, हम इसके ऊपर एग्री नहीं करते, राइट। इन्होंने कहा कि भैया अगर हमने बंटवारा कर दिया ना, इंडिया पाकिस्तान दो देश बना दिए, ठीक है, तो बहुत सारी कंपल्सिटीज आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, बहुत सारी दिक्कतों को जो है सामना करना पड़ेगा। क्यों? देखिए, सबसे पहली तो ये थी कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला एरिया जो अभी मैंने आपको दिखाया ना सेक्शन, ये वाला, यहां पर इस वाले एरिया में ग्रीन आप कलर देख रहे होंगे, ये वाला एरिया। तो कहते हैं ये जो एरिया है ना, यहां पर 62% ऑफ मुस्लिम वर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडिया, कि यहां पर 62% मुसलमान है, 62% मुसलमान है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 38% गैर मुसलमान है, राइट। तो बोले ये जो 38% है, इनका क्या दोष है भाई, इन 38% को आप कहां लेके जाओगे पूरे भारत के अंदर। वहीं नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला एरिया बच्चों, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया सेक्शन सी, ये वाला। तो बोले जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर जो है ना 48% गैर मुसलमान है, यानी कि 52% मुसलमान है, ठीक है, 52% मुसलमान है। तो बोले इन 48% को कहां लेकर जाओगे। तो बोले ये सब कोई बात नहीं हुई कि आप ऐसे ऐसे बंटवारा कर दो और बोले अलग अलग देश बना दो। बोले ये सब बेतुकी बातें, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये सब गलत है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, द बंगाल एंड पंजाब प्रोविंस कंटेन्ड मेजोरिटी ऑफ द हिंदूज इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स रिस्पेक्टिवली। क्या कहता है, जैसे मान लो ये पंजाब है, ठीक है, और ये बंगाल है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये हो गया बंगाल मान लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया पंजाब। तो कहता है कि बंगाल का जो पूर्वी भाग है, यानी कि ये वाला जो भाग था पूर्वी भाग ईस्टर्न पार्ट, और पंजाब का वेस्टर्न पार्ट पश्चिमी पार्ट, यानी कि ये वाला एरिया, कहता है पंजाब और बंगाल के ये जो एरिया है ना, इन दोनों एरिया में हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है, हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है। हालांकि पंजाब में भी कुछ मुसलमान हैं, बंगाल में भी काफी मुसलमान हैं, लेकिन जो बंगाल का पूर्वी भाग है और पंजाब का जो पश्चिमी भाग है, यहां पर हिंदू ज्यादा है।
राइट। तो बोले ये सब बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा अगर आप कह रहे हो ना कि हमारा देश अलग बना दो। तो बोले ये हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है भाई, जो अदर कम्युनिटीज के लोग हैं, जो गैर मुसलमान है, उन्होंने क्या बिगाड़ा है। तो बोले ये सब गलत हो जाएगा, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था, मुस्लिम लीग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। राइट। इन्होंने दूसरी बात ये भी कही कि जो आर्म्ड फोर्सेज है, जो आर्मी है, कहता उसके अंदर अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं भर्ती हो रखे हैं। बोले अगर आप इनको धर्म के नाम पे बांटोगे ना तो आर्म्ड फोर्सेज कभी एक हो ही नहीं पाएंगी, तो फिर ये लड़ेंगी कैसे भैया दुश्मनों के खिलाफ। राइट। उसके बाद और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बोले ट्रांसपोर्टेशन और जो कम्युनिकेशन है ना, जो यातायात है, जो संचार है, ठीक है, जैसे रेलवे हो गया, टेलीग्राफ हो गया, पोस्टल सर्विस हो गया, ठीक है, बोले इन सब में भी दिक्कतें आएंगी, इन सब में भी प्रॉब्लम होगी अगर हम बंटवारा करते हैं तो। राइट। So while the Congress adopted the proposal of forming an interim government and drafting the constitution, it had several differences on over the grouping division announced in the cabinet mission plan। क्या कहता है भाई, मुसलमान अपनी जो है मुस्लिम लीग जो है वो अपना रोना रोती रही मुस्लिम लीग, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल था कि आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए और संविधान लिखने की तैयारी कीजिए, उसको कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना लिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, कैबिनेट मिशन ने ना तीन ग्रुप्स के अंदर जो है एरियाज को डिवाइड किया था। राइट। जैसे ये मैंने आपको बताया ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। राइट। तो इन्होंने क्या किया, तीन ग्रुप्स के अंदर जो है पूरे भारत को बांटा, जिसके अंदर क्या किया, जो ग्रुप ए था वहां पर कौन कौन से एरिया थे, तो वहां पर थे मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, बिहार और उड़ीसा। ग्रुप वन के अंदर कौन कौन से थे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, बिहार एंड उड़ीसा। ग्रुप टू में कौन थे, पंजाब, सिंध एंड NWFP। पंजाब, सिंध एंड NWFP। NWFP का मतलब है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है। उसके बाद ग्रुप सी के अंदर कौन है, असम एंड बंगाल। कौन है, असम एंड बंगाल। ठीक है। अच्छा, ये NWFP मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, है ना, प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो तीन सेक्शंस में, तीन ग्रुप के अंदर जो है इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। मीनवाइल द मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग हैड एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन जून 6, 1940। right, in hope that the groupings of all the provinces would eventually lead to acceptance of a separate nation। देखिए, जब कैबिनेट मिशन ने बताया कि हमने इंडिया को तीन ग्रुप्स में बांटा है, तो यहां पर फिर मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का जो वो था कि तीन ग्रुप्स में बांट दिया। ठीक है। और इनकी जितनी भी जो डिमांड थी ना कैबिनेट मिशन की, उन सबको मान लिया। क्यों, क्योंकि अब मुस्लिम लीग को यह लग रहा था कि भैया अगर इंडिया को तीन ग्रुप्स में बांटा गया तो हो सकता है कि हमारा अलग से देश भी बन जाए पाकिस्तान। इसी होप में इन्होंने क्या किया, इसी होप में इन्होंने जो है कैबिनेट मिशन को जो है उनके जो प्लान को जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया। राइट। उसके बाद इट फर्दर प्रपोज द प्रोविजन ऑफ ए ट्रीटी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू हैंडल द मैटर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। राइट। दूसरा क्या था, भी ब्रिटिश सरकार और जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनके बीच में एक समझौते की भी बात की गई, एक ट्रीटी करवाएंगे कि जब पावर ट्रांसफर होगी, जब पूरी की पूरी पावर ब्रिटेन से भारत को मिलेगी, तो भैया उस टाइम पर अब सब कुछ संभालेंगे, जितने भी मैटर होंगे उन सब चीजों को देखेंगे आप। राइट। उसके बाद द कैबिनेट मिशन रिस्ट्रिक्टेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कहते कि भैया जाति संप्रदाय इन सब के आधार पर जो है कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इन सबको हम तवज्जो नहीं देंगे। राइट। मोरओवर इट हैड ए पॉजिटिव फीचर दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर टू बी इंडियंस विद नेग्लिजिबल इंटरफेरेंस बाय द वॉइसरॉय। क्या कहता है, सबसे अच्छी बात यहां पर यह थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी अब, यानी कि जो संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा के अंदर सारे के सारे मेंबर कौन होंगे, सारे के सारे मेंबर इंडियंस होंगे। यानी कि भारत के लोग ही भारत के लोगों के लिए अब क्या लिखने वाले हैं, संविधान लिखने वाले हैं। यहां पर वॉइसरॉय की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। राइट। इट रिकॉग्नाइज दैट इंडिया विल हैव ए राइट टू सीट फॉर द कॉमनवेल्थ। इससे क्या पता चला कि भैया भारत के लोगों को अब पूरा हक मिल चुका है कि वो अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए कॉमनवेल्थ, है ना, राइट टू सीट फ्रॉम द कॉमनवेल्थ, यानी कि अपने लोगों के लिए भलाई कर सकते हैं, उनके लिए कानून बनाकर। राइट। उसके बाद द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ये भी आप चीज समझ गए होंगे कि जो संविधान सभा बनाई गई वो कह सकते हो कि ना लोकतांत्रिक सिद्धांतों पे बनाई गई थी, कि लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाई गई थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि भी किसी को भी फोन करके बुला लिया, नहीं, वोटिंग कराई गई है प्रॉपर। ठीक है। लोगों द्वारा चुने गए हैं, तो वही जाके अब क्या लिखने वाले हैं, वही जाके अब संविधान लिखने वाले हैं। राइट। जब मुस्लिम लीग को पता चला कि भैया कैबिनेट मिशन तो भैया इंडिया के अंदर संविधान बना के ही मानेगा और ये पाकिस्तान नहीं बनाना चाहता,
तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने खुद को कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे उनसे अलग करना शुरू कर दिया। बोले भी हम तो सोच रहे थे कि कैबिनेट मिशन हो सकता है कि हमारा पाकिस्तान देश बना दे, लेकिन ये तो भैया सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडियंस और हिंदूज के बारे में सोच रहे हैं। बोले नहीं भैया, हम क्या करते हैं, हम जो है खुद को मुस्लिम कैबिनेट मिशन के जो प्रपोजल्स हैं उन सबसे हम क्या करते हैं, खुद को अलग करते हैं। और मुस्लिम लीग ने खुद को अलग कर लिया, राइट। और अलग करके क्या अनाउंस कर दिया, अलग करके अनाउंस किया डायरेक्ट एक्शन डे एंड कम्युनल राइट्स। डायरेक्ट एक्शन डे और कह सकते हो ना सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स की जो है घोषणा, मतलब कम्युनल राइट्स हुए उस टाइम पे। कैसे, एक ना बंगाल के अंदर दो जगह हैं, एक है नावखाली और एक है टिपेरा, नावखाली एंड टिपेरा, ठीक है। तो हुआ क्या, अक्टूबर 1946 के अंदर ये जो मुस्लिम मेजोरिटी के जो एरिया थे नावखाली एंड टिपेरा बंगाल के अंदर, इन्होंने हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इनको भड़काया, मुस्लिम लीग की यहाँ पे सरकार थी, उन्होंने भड़काया और हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू जनता के ऊपर जो कहना अत्याचार कर दिया इन्होंने, राइट। अब इन सबका रिएक्शन ये निकला कि बिहार, यूपी और बॉम्बे, अब यहाँ पर जो मुसलमान थे उनके ऊपर अत्याचार होना शुरू हो गया। क्योंकि बंगाल के अंदर जब हिंदुओं को मारा गया तो यूपी, बिहार और बॉम्बे के अंदर मुसलमानों को मारा गया। तो इसको बोलते हैं कम्युनल राइट्स, यानी कि सांप्रदायिक दंगे जो है पूरे भारत में छिड़ चुके थे, राइट। द मूवमेंट फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल बिगन बेस्ड ऑन प्रेमिसेस ऑफ दिस इंसिडेंट। अब ये जब जितने भी सब कांड हुए तो इन सब के बाद जो है बंगाल विभाजन की बात की गई कि जो हमारा बंगाल है जहां पर जो मुसलमान रह रहे हैं ज्यादा, ठीक है, हम सबको क्या करो, हम सबको अलग करो भारत देश से। इस तरह के जो है दंगे फसाद पूरे इंडिया के अंदर होने लग गए थे, राइट। उसके बाद ये था डायरेक्ट एक्शन डे। उसके बाद इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, 1940 के अंदर जो है संविधान सभा के इलेक्शन हुए थे, राइट। 1940 के अंदर, जुलाई 1940 के अंदर संविधान सभा के इलेक्शन हुए थे, जिसके अंदर बच्चों जो टोटल 10 जनरल सीट थी, उनमें से 202 सीटें सीधा आईएनसी पार्टी को मिली। ये हम सारा वैसे संविधान में भी पढ़ेंगे, बस अभी जस्ट एक आप नंबर्स देख लो। 210 सीटों में से 202 सीटें किसको मिली, आईएनसी पार्टी को मिली। और 78 सीटें जो रिजर्व सीटें थी, जो आरक्षित सीटें थी, उसमें से 78 में से 73 सीटें, 73 सीटें किसको मिली, मुस्लिम लीग को मिली, राइट। तो मुस्लिम लीग काफी खुश थी, बोले 78 में से 73 सीटें मिली हमें। और कांग्रेस और खुश थी, बोले 210 में से 202 सीटें मिली हमें। अरे वाह, बोले क्या बात होगी। उसके बाद यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो पार्टियों के प्रतिनिधि थे, और भी धर्म के लोग भी थे यहां पर, आपको मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, एंग्लो इंडियन भी। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है बच्चों जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। बैकवर्ड क्लास, पिछड़ी जाति के भी लोग थे, वुमेन, महिलाएं भी थी, पारसी भी थे, ठीक है। इन सब ने जो है क्या किया, संविधान सभा के अंदर पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है, कितनी महिलाएं थी, कितनी बैकवर्ड क्लास के थे, ठीक है, और कितने पारसी थे। तो यहाँ पे पेरिस लिख दें, यहाँ पे पारसी आएगा, ठीक है। तो कितने लोग थे, ये सारा हम संविधान सभा के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। तो जब हम संविधान पढ़ेंगे वहां पर जाकर और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो संविधान सभा के अंदर टोटल जो है 389 मेंबर्स थे, 389 सदस्य थे। उसमें से बच्चों 292 जो थे वो इलेक्शन लड़कर आए थे, ठीक है। 292 जो है वो इलेक्शन लड़कर आए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया ना 202 आईएनसी पार्टी के थे, अभी बताया जस्ट 73 मुस्लिम लीग के थे, वो सारे, ठीक है। उसके बाद 4 थे बच्चों ब्रिटिश कमिश्नरी के थे। ब्रिटिश कमिश्नरी 4 कौन कौन सी थी, एक तो है बच्चों अजमेर, एक तो थी बलूचिस्तान, एक थी कुर्ग, और एक थी दिल्ली, ठीक है। तो 4 जो है सदस्य यहां से चुने गए, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली से। उसके बाद 93 थे राजा रजवाड़े। 93 कौन थे, राजा रजवाड़े। तो भैया 389 में से 4 हो गए ब्रिटिश कमिश्नरी के, 93 राजा रजवाड़े हो गए, और 292 जो इलेक्शन जीत कर आए। तो इन सबका टोटल जब आप करेंगे तो जवाब क्या हो जाएगा, 389। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद जब इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली कांग्रेस पार्टी को, तो जिन्ना के तो भाई होश उड़ गए, ठीक है। जिन्ना ने कहा कि भैया ये तो गलत हो जाएगा यार, है इतनी ज्यादा जो है मेजोरिटी मिली है कांग्रेस पार्टी को, मुस्लिम लीग का तो कोई दबदबा ही नहीं रहेगा अब संविधान सभा के अंदर, राइट। इसलिए हैंसवर्थ ऑन जुलाई 1946 लीग इट्स acceptance of the cabinet mission plan and research acknowledged by the passing the direct action resolution with 16 August 1946 fixed as a direct action day। क्या कहता है कि लीग ने जो 29 जुलाई 1940 को जो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स को मान लिया था, अब उनको क्या कर दिया, अब उनको बोल दिया कि भैया हम इसको नहीं मानते। इस वर्ष की घोषणा कब कर दी, 16 अगस्त 1940 को। और 16 अगस्त 1940 को क्या बोल दिया कि यही हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्शन डे। यानी कि अब लीग ने पहले तो घोषणा की 29 जुलाई 1940 को कि ठीक है हम कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 16 अगस्त 1940 को क्या घोषणा कर दी कि भैया हम अब कैबिनेट मिशन के अंदर नहीं है, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान नहीं बनवा रहे हैं। तो इसलिए अब लीग जो है क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है इनसे, राइट। उसके बाद
1940 के अंदर इंटरिम सरकार बनी, सितंबर 1940 के अंदर इंटरिम सरकार बनी, ठीक है। द इंटरिम गवर्नमेंट वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क टू असिस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर ट्रांसफरिंग द पावर फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया एंड टू एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन 1946 टू 1947। क्या कहता है कि जो अंतरिम सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जब पावर का ट्रांसफर होगा, ब्रिटेन से इंडिया को पावर मिलेगी, तो उस बीच ये जो सरकार होगी ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करेगी, ये पूरे भारत देश का प्रशासन संभालेगी, राइट। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन थे, तो प्रिंसली स्टेट्स आएंगे, जो राजा रजवाड़े हैं उनके एरिया आएंगे, ठीक है, भारतीय राजाओं के अंडर जो आते हैं, ठीक है। और जो प्रेसिडेंसीज और जो प्रांत हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट कंट्रोल में रहेंगे ब्रिटिश क्राउन के, राइट, ब्रिटिश क्राउन के। और उनका ब्रिटिश क्राउन का हेड कौन होगा इंडिया के अंदर, तो गवर्नर जनरल होगा। तो यही था इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, सिंपल सी बात यही बताना चाह रहा है कि भाई जो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, अब यहाँ पर एक सरकार बनने वाली है, तो इसके अंदर जो राजा रजवाड़ों के एरिया हैं वहां पर तो राजा रजवाड़े रहेंगे, नो डाउट, जितने भी हैं, ठीक है, लेकिन वो किसके कंट्रोल में रहेंगे, किसके उसमें रहेंगे, तो भारतीयों के, भारत सरकार के। और जो बचा हुआ जो एरिया है वो किसके अंडर रहेगा, वो रहेगा तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने कौन सा बंदा छोड़ रखा है यहाँ पे, गवर्नर जनरल, ठीक है, तो वो नजर रखेगा। और प्रशासन सारा कौन संभालने वाला है, प्रशासन सारा संभालने वाले हैं इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि इंटरिम सरकार, राइट। उसके बाद हुआ क्या, हेडेड बाय द वाइसरॉय ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव ब्रांच वाज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या कहते हैं, जो वाइसरॉय जिसका हेड था एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, उसको अब क्या बना दिया गया, उसको बना दिया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि उसे बना दिया गया मंत्री परिषद। कौन कौन से मंत्री थे, जस्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी उसे बना दिया गया मंत्री परिषद। और वहां पर हेड तो कौन था, वाइसरॉय, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया जवाहरलाल नेहरू जी को। किसको बनाया गया बोले तो जवाहरलाल नेहरू जी को, राइट। उसके बाद 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करने की बात कर दी। इनका मतलब समझ नहीं आ रहा है ना, कभी कहते हैं जी नहीं, कभी कहते हैं जी हाँ, कभी कहते हैं जी ये कर दो, कभी कहते हैं जी वो कर दो। अब इनको ये लग गया कि यार ठीक है, हम संविधान में नहीं जाएंगे, संविधान नहीं लिखवाएंगे, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट में तो शामिल हो जाओ। इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं होगे तो भैया काम कैसे चलेगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान सभा को तो ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया कि हम संविधान सभा में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम इंटरिम गवर्नमेंट में आएंगे। तो ये घोषणा कब कर दी इन्होंने, 13 अक्टूबर 1940 को, 13 अक्टूबर 1940 को जो इन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी, राइट। अब हम पढ़ने वाले बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा जो कैसे बनी थी, ठीक है। तो आपको बता दूं 389 मेंबर्स थे, जैसे मैंने आपको बताया ना, 389 मेंबर्स, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी के, 93 राजा रजवाड़े और 292 जो है वो ब्रिटिश इंडिया के सदस्य थे, राइट। तो देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। और यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे बेसिकली, उसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था, सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रेसिडेंट तो थे लेकिन ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, राइट। उसके बाद दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 को ही, और यहां पर परमानेंट चेयरमैन, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। उसके बाद हालांकि नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत मनाया मुस्लिम लीग को कि भाई हमारे बीच में जो भी अगर कोई राजनीतिक कोई मतभेद है, कुछ भी है, तो हम उसको दूर कर लेते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग ने जो है मना कर दिया कि हम संविधान सभा के अंदर नहीं जाने वाले हैं, राइट। उसके बाद संविधान लिखने के लिए, संविधान को बनाने के लिए बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो संविधान सभा थी, उसने 13 इंपॉर्टेंट कमेटियां बनाई थी, 13 समितियां बनाई थी, ठीक है। इन सब के बारे में आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा कौन कौन सी समितियां थी, क्या थी, कैसे थी, ठीक है। उन सब के बारे में वहां पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसे बनाया गया, तो डॉक्टर BN राव को। डॉक्टर BN राव इसलिए बनाए गए क्योंकि ये पहले भारतीय थे जो ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले जज बने थे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहले भारतीय का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भारत की तरफ से जज बने, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, डॉक्टर BN राव। ये जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर 1940 को, 13 दिसंबर 1940 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। क्या पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जिसे पास किया गया 22 जनवरी 1947 को। पेश कब किया गया,
13 दिसंबर 1946 पास कब किया गया? 22 जनवरी 1939। और यही आगे चलकर क्या बनता है? यही आगे चलकर बनता है प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना प्रस्तावना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो वो पूरा का पूरा क्या है? तो पूरा का पूरा जो है वो प्रस्तावना है। आप किसी भी एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, आपको प्रस्तावना, वहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया था? तो जवाब हो जाएगी 13 दिसंबर 1946। और इसे पास कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक। मैंने जैसे आपको बताया 13 समितियां बनाई गई थी। उन 13 में सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। बच्चों, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। और इसके अंदर 7 मेंबर्स थे। उनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ड्राफ्टिंग कमेटी ने। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही कहा जाता है हमारे भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है, राइट बच्चों। उसके बाद मीनवाइल अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एक अलग से संविधान सभा भी बनाई गई थी ताकि जो पाकिस्तान की किस्मत पे भी संविधान लिख सके कि पाकिस्तान बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो बात की बात है, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान के लोगों को भी खुश कर देते हैं, पाकिस्तान बनाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, एक बना दो भी संविधान सभा, ये थोड़ा बहुत तो लिख ही देंगे इनके बारे में। फाइनली बच्चों 9 दिसंबर 1940 को संविधान लिखना शुरू हुआ था और संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर आप इसके बीच में टाइम देखेंगे तो टाइम है 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान लिखने के अंदर, ठीक है। और संविधान 26 जनवरी को मनाया जाता है संविधान दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी को संविधान जो है ना वो लागू नहीं किया गया, लागू किया गया था ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को, राइट। अब 26 जनवरी को ही 1950 को ही क्यों जारी किया गया था? याद करो, मैंने आपको पहले बताया था 20 साल पहले जब 1930 हम पढ़ रहे थे, 1929 INC का लाहौर अधिवेशन याद है, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया था और यह कहा था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम देश के अंदर पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, राइट। याद है ना, मैं पहले बता चुका हूं। इसीलिए जब 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था तो संविधान लागू करने की जो डेट है, जो तारीख है, वो 2 महीने की बाद की रखेगी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर हो चुका है। तो बच्चों हम इंटरिम गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। अब संविधान सभा हम पढ़ चुके हैं, बाकी डिटेल में तो हम पूरा संविधान के अंदर ही पढ़ेंगे, यहां तक हम इतना ही पढ़ेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट अभी आपने देखी, अब हम ये देखने वाले हैं कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर इंटरिम गवर्नमेंट की जो अंतरिम सरकार थी, वहां पर कौन कौन से मिनिस्टर्स थे उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद कमांडर इन चीफ कौन थे? सर क्लॉक अचिनलेक जो कि ब्रिटेन के थे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना, वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो कि INC पार्टी से थे। उसके बाद होम अफेयर्स इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, है ना, गृह मंत्रालय या दूरसंचार मंत्रालय किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। एग्रीकल्चर एंड फूड, कृषि और खाद्य सामग्री, तो उनके चेयरमैन, उनके कौन थे मंत्री? तो राजेंद्र प्रसाद जो कि INC पार्टी से थे। नेक्स्ट आता कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, यहां पर कौन थे? तो इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगार, क्या नाम था? इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगार। ये कौन सी पार्टी से थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कौन सी पार्टी से? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से ये थे। उसके बाद एजुकेशन एंड आर्ट्स, शिक्षा में अगर हम बात करें तो कौन थे? सी राजागोपालचारी जो कि INC पार्टी से थे, ठीक है। उसके बाद डिफेंस की बात करें, डिफेंस से कौन से? तो बलदेव सिंह INC पार्टी से। उसके बाद फाइनेंस में कौन थे? तो लियाकत अली खान, क्या नाम था? लियाकत अली खान। वित्त मंत्रालय किसके पास था? लियाकत अली खान के पास। और ये कौन सी पार्टी से थे? तो ये थे बच्चों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नेक्स्ट आता है बच्चों हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजनफर अली खान, ये भी कौन सी पार्टी से थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, इसके मंत्री कौन थे? सी राजागोपालचारी INC पार्टी से। नेक्स्ट है बच्चों लेबर डिपार्टमेंट किसके पास था? तो जगजीवन राम INC पार्टी से। किसके पास था? जगजीवन राम INC पार्टी से। नेक्स्ट लॉ, कानून मंत्रालय किसके पास था? जोगेंद्र नाथ मंडल, क्या नाम था? जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से थे। उसके बाद पोस्ट एंड एयर ये किसके पास था? अब्दुल रब निस्तार जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से थे। उसके बाद रेलवे एंड कम्युनिकेशन किसके पास था? आसिफ अली जो कि INC पार्टी से थे। नेक्स्ट है वर्क माइंस एंड पावर ये किसके पास था? तो CH बाबा जो कि INC पार्टी से थे,
ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई गेस सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, और आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।